हाँ, तो आज अपने वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर अपने बंगाल के किसानों के बारे में पढ़ा, ज़मींदारों के बारे में पढ़ा बंगाल के अंदर। उसके बाद अपने बुकानन के बारे में पढ़ा, जो राजमहल हिल्स, राजमहल पहाड़ियों पर घूमता है, जिसमें 2 जगह जाता है। वो पहले पहाड़ियों से मिलता है, फिर वो संथालू से मिलता है, वो भी अपन पढ़ चुके। उसके बाद में अपन थोड़ा आए वो दक्कन, मुंबई दक्कन के पास में आए, जहाँ पर किसानों ने उन जो साहूकार या ज़मींदार लोग थे या ऐसा मान लो व्यापारी ट्रेडर्स थे, उनकी बही खाते जला दिए थे। वो सारी प्रोसेस अपने कल तक पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे वही वापस किसानों वाली बात, लेकिन मोस्टली पढ़ेंगे कि जब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, यानी अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पर मेन मुद्दा जो था वो कॉटन का था। ठीक है, और इस पर आज अपन पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। जितने भी कुछ पोर्शन बच गया वो पूरा सारा आज पढ़ लेंगे। कॉटन को हिंदी में बोल देंगे कपास। कपास का ये मुद्दा था कि जैसे ही वहाँ पर गृह युद्ध चला, हालांकि थोड़ा बहुत अपन ने कल भी जान लिया था इसके बारे में, तो यहाँ हमारे इंडिया के अंदर क्या हुआ था कि इंडिया जो ब्रिटेन लेता था कपास, तो इंडिया से ज़्यादा लेने लग गया, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो गृह युद्ध चल रहा था, उसका हमें बेनिफिट मिला। लेकिन जैसे ही वहाँ पर गृह युद्ध या वो सिविल वॉर बंद हुआ, उसके बाद में वापस वो इंडिया से लेना बंद कर दिया। तो वो सारी बातें अपन आज पढ़ने वाले हैं। फिर थोड़ा सा एक जो क्वेश्चन होता है, जो नॉलेजेबल क्वेश्चन है, जो आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, वो 1 मार्क्स में कहीं पूछ लिया जाता है। एक्चुअल में कपास जिसमें भरते थे उनको बोलते थे गांठें, कि 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, ऐसे गांठे बोलते थे। ठीक है, जिसमें कपास के बोरे टाइप होते हैं ना, वैसे बोरे भरते, उसको गांठ बोलते थे। तो एक जो गांठ है, ठीक है, गांठ बोल दो, चाहे बेलीज बोल दो इंग्लिश के अंदर, वो 400 पाउंड की होती थी। 400 lbs, हिंदी में बोलते हैं पाउंड। ठीक है, 400 पाउंड की होती थी एक गांठ। ओके, अब बात ये आती है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो गांठ है, जो एक बेलीज हैं, वो 400 पाउंड की तो होती है, 400 lbs की तो होती थी, लेकिन अभी के हिसाब से केजी में कितना होती थी? तो ये ध्यान रखना आपको कि 1 पाउंड बोल दो, चाहे 1 lbs बोल दो, बराबर 0.45 kg, राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं, 0.45 kg। हालांकि 0.454 है वैसे इसको, लेकिन 0.45 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिए जाते हैं। तो 0.45 kg एक्चुअल में 1 पाउंड का जो है वो वज़न होता है केजी में, अगर अपन कन्वर्ट करें तो। ठीक है, तो अब वो होती थी एक गांठ 400 lbs की, तो इसको अपन कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 0.45 से, तो 2 जीरो से पॉइंट खत्म, पॉइंट रिमूव हो गया। फिर 4 को इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 5 20, 2 16 और 2 18, 1, यानी कि 180 kg, 180 किलो की एक बोरी या एक गांठ होती थी। ये आपको इजीली 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका पता आपको होना चाहिए। ठीक है, चलो ये नॉलेजेबल बात थी। इसके अलावा अपन ये भी आज पढ़ेंगे कि अब जैसे ही वो दक्कन विद्रोह हुआ था, दक्कन के अंदर जो मूवमेंट चला था किसानों के उन बीच में, उनके बाद में एक आयोग बनेगा, दक्कन विद्रोह कानून, जहाँ पर बात की जाएगी, वो भी अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो मतलब सीधे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बहुत ईजी है, साहूकार की डेफिनेशन पे अपन ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक छोटे से हम मतलब हर चीज़ जो भी छूट गई वो आज कंप्लीट हो जाएगी। भाड़ा पत्र के बारे में आपसे पूछ ले, सिंपल है, भाड़ा पत्र, डीड्स ऑफ हायर, इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जब किसान ऋणदाता का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता था, तो उसके पास अपना सब कुछ, सर्वस्व का मतलब सब कुछ, ज़मीन, गाड़ियाँ, पशुधन देने का और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जीवन यापन हेतु खेती करना ज़रूरी था, इसलिए उसने ऋणदाता से ज़मीन, पशु या गाड़ी फिर किराए पर ले ली। इसके लिए उसे एक भाड़ा पत्र, एक किराएनामा लिखना पड़ता था, जिसमें साफ तौर पर लिखा होता था कि ये पशु और गाड़ियाँ उसकी अपनी नहीं है। क्या होता था? सिंपल समझो, एक किसान, वो उसको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती किसके पास जाता? मनी लेंडर्स के पास। ठीक है, जो मतलब ऐसा मान लो कि जो ऋण देने वाले लोग हैं, ज़मींदार मान लो, चाहे व्यापारी लोग मान लो, साहूकार लोग मान लो, वो साहूकारों के पास पैसा लेके आता। अब जैसे पैसा देते हैं उसकी चीज़ में गिरवी रखवाता था वो। किसानों से गिरवी क्या रखवाई? किसानों के पास में होती क्या थी? किसानों के पास में होती थी उनकी जो भी ज़मीन होती थी, छोटी मोटी जो भी गाड़ियाँ या पशुधन, जो भी इनके अलावा और उसके पास में कुछ होता नहीं था, उनको वो गिरवी रख देते। गिरवी का मतलब एक स्टाम्प पर लिख देते कि ये गाड़ी घोड़ा ये हम आपके पास रख रहे हैं और आप हमें पैसा दीजिए। अब वो पैसा ले लिया, लेकिन अब क्या हुआ कि वो गाड़ी घोड़े सब ले लिए। जैसे ही पैसा ले लिया, इसके बाद में एक भाड़ा पत्र उनको मिलता था, किराएनामा लिख के देते थे कि हाँ ठीक है, ये इसके अंदर पूरा लिख दिया कि ये गाड़ी वगैरह आप यूज़ तो करो, लेकिन ये गाड़ी आपकी नहीं, ये हमारी है। ठीक है, मतलब क्योंकि वो उनके नाम हो चुकी है, गिरवी लिखना पड़ता तब जाके पैसा मिलता था। तो सिंपल है ना।
यानी कि ऐसा मान लो कि गिरवी रखना और पैसा लेना। व्हेन द फार्मर वाज अनएबल टू रिपे द लोन द लेंडर ऑफ द लेंडर, तो ही हैड नो ऑप्शन बट गिव इज ऑल लैंड, कार्ड्स एंड एनिमल्स, बट इट वाज नेसेसरी टू डू फार्मिंग फॉर अ लिविंग। लेकिन अब उनको करना क्या था, जीवन यापन करने, खेती तो करनी जरूरी थी, तो अपनी ही चीज़ को किराए के रूप में लेके वापस आता था। ठीक है, सो ही टुक द लैंड, कैटल और कार रेंट अगेन फॉर द लेंडर। फॉर दिस ही हैड टू साइन अ डीड ऑफ हायर, उसे बोलते हैं भाड़ा पत्र। ठीक है, इन विच इट वॉज क्लियरली रिटन दैट दीज एनिमल्स एंड कार्ड्स वर नॉट इन हिज ओन, मतलब ये आपके नहीं है, ये बात सिंपल 2 मार्क्स में तो लिख देना। ठीक है, अब है रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज क्यों समझने लगे थे। मैंने आपको कल कहा था कि ये इनसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लेते थे, ये पढ़े लिखे थे नहीं, वो वाली चीज़ें क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। रैयत का मतलब है किसान, किसान उनको धोखेबाज क्यों समझने लग गए थे जिनसे वो पैसे लेते थे मनी लेंडर से। उसके पीछे 2-3 कारण हैं कि ऋणदाता ऋण चुकाए जाने के बाद रैयत को उसकी रसीद नहीं देते थे। जैसे कोई पैसा लिया, अब किसान पैसा लेके गए कि लो हम आपके 10,000 रुपये, लेकिन उसकी वो रसीद नहीं देते थे, रिसिप्ट नहीं देता कि हाँ आपके 10,000 रुपये हमारे पास आ गए हैं। अब रसीद नहीं देते तो नेक्स्ट टाइम फिर वापस कहते हैं, किसान को कहते हैं कि नहीं तूने पैसा नहीं दिया, देख ले कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो रिसिप्ट दिए बिना उनके पास में कोई सबूत होता नहीं था, और जाली आंकड़े बना लेते, अंगूठा लगवा लेते और वो पूरी प्रॉपर्टी उनसे हड़प लेते, ये चीज़ था। तो ऋणदाता ऋण चुकाए रसीद नहीं देते थे तथा बंद पत्रों पर जाली आंकड़े भर लेते थे, यानी कि दैट लेंडर्स डिड नॉट गिव रिसिप्ट टू द रैयत आफ्टर द लोन वाज रैपिड एंड यूज्ड टू फिल इट फॉरगेट फिगर्स इन द बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद में वे कानून, एक परिसीमन कानून की बात करेंगे अब अपन नेक्स्ट में आपको परिसीमन कानून के, चलो पहले बता देता हूँ। परिसीमन कानून जो बनाया था अंग्रेजों ने, उसके बारे में अपन पहले स्टडी कर लेते हैं क्योंकि उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये परिसीमन कानून है। ठीक है, पहले समझ लो, नोट्स तो वैसे कंटिन्यू बना लेना। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया था। कब, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1859 में, पहली बात तो ये। ठीक है, अब ये कानून क्या था वो समझो, कि जिसमें यह कहा गया था कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। ये बहुत बढ़िया बात कह दी थी। किसान अब ये क्या करते थे, किसानों से उसके बारे में लिखवा लेते, पूरा अंगूठा लगवा लेते, लेकिन ये परिसीमन कानून ने ये कह दिया कि आप पुराने कागज़ आपके वैलिड नहीं होंगे, सिर्फ 3 साल पुराने के बाद में आपके कागज़ ख़त्म। लेकिन ये क्या करते थे, हर 3 साल बाद में फिर भी धोखा करते थे, हर 3 साल बाद में फिर से डॉक्यूमेंट बना लेते और फिर अंगूठा लगवा लेते उन किसानों से, जबकि वो कागज़ होता था ब्लैंक, और उसमें वो वापस वही पुरानी डिटेल वापस भर लेते। तो वो हालांकि वो सारी बातें करते हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल में जो परिसीमन कानून था वो ये था। ठीक है, यानी कि इन 1859 द ब्रिटिश पास्ड ए डेलिमिनेशन लॉ विच स्टिपुलेटेड दैट द डिबेंचर साइन बिटवीन द लेंडर एंड रैयत वुड बी वैलिड ओनली फॉर 3 ईयर्स, सिर्फ 3 साल रहेगा। इसका मेन पर्पज़ क्या था, द पर्पज़ ऑफ दिस लॉ वॉज नो प्रिवेंट द अकाउंट एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस कानून का उद्देश्य ये था कि बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब अपन वापस उसी पे चलते हैं। ठीक है, परिसीमन तो ले लिया, अपना जो क्वेश्चन चल रहा था, हाँ ये था कि ऋणदाता परिसीमन को घुमाकर, मैंने कहा था ना अभी परिसीमन तो 3 साल के लिए होता था, लेकिन ये परिसीमन को घुमाकर अपने पक्ष में कर लेते थे और रैयत से हर तीसरे वर्ष एक नया बंद पत्र भरवा लेते थे हर 3 साल बाद में, जबकि उसमें डेटा या आंकड़े कौन से होते थे, वही पुराने वाले। ये चीज़ है। और वे किसानों की फसलों को नीची, हाँ वैसे नीची भी ठीक है, नीची का मतलब लो प्राइस, ठीक है, वो नीची सही है, कम पैसे में, ठीक है, नीची कीमतों पर ले लेते थे तथा अवसर पाकर किसानों की धन संपत्ति पर ही अधिकार कर लेते थे। और भिन्न भिन्न प्रकार के दस्तावेजों और बंद पत्रों से किसान क्या थे, असंतुष्ट थे। पहला कारण तो ये था। ठीक है, ही यूज टू टर्न द लॉ, लिमिटेशन बोलते हैं इसको, इन हिज फेवर एंड गॉट द रैयत टू फिल आउट ए न्यू क्लोजिंग लेटर एवरी 3rd ईयर, एक नया बनवा लेते। ठीक है, और फिर दे यूज टू टेक द crops of farmers at low prices and after getting the opportunity they used to take possession of the wealth and property of the farmers. So the peasants were dissatisfied. ठीक है, ऐसे वो satisfy नहीं होते थे और with the variety of documents and bonds, ये तो ये सबसे मेन कारण ये था। ठीक है, किसानों का नाराज़गी का। दूसरा मेन चीज़ वही थी, वैसे उसमें आपको 2 मार्क्स में लिखना है, वैसे मेन कारण तो यही था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लो। दूसरा कोई कारण नहीं है, इसमें 2-3 कारण सारे लिख दिए, बस वही 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1861 ईस्वी का। 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध छेड़ने से भारत में जो रैयत समुदाय है, जो अपना किसान समुदाय, रैयत का मतलब किसान,
किसान समुदाय पर क्या क्या प्रभाव पड़े वो देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रभाव देखने सिर्फ। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें अपन ने पहले पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे आंसर लिखेंगे वो देखना है। यानी कि सिविल वॉर इन अमेरिका इन 1861 AD, द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द रैयत कम्युनिटी इन इंडिया। पहला ये पढ़ा, अमेरिकी गृह युद्ध से वहाँ कपास उत्पादन के निर्यात में कमी आई। बिल्कुल सही है, वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया। तो मैंने कहा था ना कि ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, वो सबसे ज़्यादा कपास किससे लेता था? अमेरिका से लेता था। ठीक है, लेकिन जैसे अमेरिका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर उसका जो कॉटन प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, तो फिर अब किससे लेंगे? भारत से लेंगे। ठीक है, तो 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाने से वहाँ कपास का उत्पादन कम हो गया तथा कपास के आयात में क्या होगी? भारी कमी आ गई। यानी कि ये हो गया, हाँ, विद द स्टार्ट द सिविल वॉर इन अमेरिका इन 1861 कॉटन प्रोडक्शन देयर डिक्रीज्ड एंड देयर वाज ए ह्यूज रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ऑफ कॉटन। एक बात तो ये होती। फिर 1861 में जहाँ पर 20 लाख गांठें, मैंने कहा था ना एक गांठ का वो स्टार्टिंग मैंने आपको लिखा दिया, तो 20 लाख गांठें ब्रिटेन में जाती थी आयात, मतलब यहाँ से अमेरिका से जाती थी 20 लाख गांठें। वो फाइनली 1862 में तो मात्र 55,000 गांठें गई। कहाँ 20 लाख और कहाँ 55,000, इतना मतलब उनको आयात में नुकसान हुआ। ये भी था। वे 2 मिलियन बेलीज वर इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन इन 1862, ओनली 55,000 बेलीज वर इम्पोर्टेड। ये चीज़ है। अब एक चीज़ ये सीखना, ये बात सिर्फ हमारे भारत के किसानों पर ही नहीं लागू होती है। ये क्वेश्चन है कंप्लीट रैयत समुदाय। क्वेश्चन समझना, पूरे विश्व की बात चल रही है यहाँ पर। यानी कि जो रैयत समुदाय का मतलब पूरा किसान समुदाय। तो अभी अपन ने अमेरिका की बात की है और ब्रिटेन की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट में वापस इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि अमेरिकी गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन में वहाँ से कपास न आने के कारण भारत में, मतलब अपन सारे किसानों की बात कर रहे हैं, मेनली भारत, अमेरिका और ब्रिटेन, तीन की ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ? अमेरिका में होगी बंद, तो अब भारत के किसानों पर कैसा प्रभाव पड़ा? भारतीय किसानों के लिए अच्छी खबर आई। क्यों? क्योंकि अब वो जो ब्रिटेन है उनको तो कपास चाहिए, कॉटन चाहिए, तो किन से लेगा? इंडिया से लेगा। ये चीज़ थी। तो अमेरिकी गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन में वहाँ से कपास न आने पर भारत में कपास उत्पादन को मिला प्रोत्साहन। ठीक है, यानी ड्यू टू द अमेरिकन सिविल वॉर कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया गोट एन इम्पेटस व्हेन देयर वाज नो कॉटन कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, अब मैंने कहा था ना कि अब ज़्यादा से ज़्यादा किसानों, उनको जो साहूकार थे, जो ज़मींदार थे, वो ये चाहते थे किसान किसकी खेती करें? कॉटन की, कपास की। तो किसानों ने साफ साफ कह दिया कि हम कॉटन की, कपास की खेती करेंगे, लेकिन पैसा चाहिए। तो इन्होंने एडवांस में पैसा दिया, किसानों को ऋणदाताओं द्वारा अग्रिम राशि देना, यानी कि एडवांस गिवन बाय लैंडर्स टू फार्मर्स। क्या? कि किसानों को कपास उगाए जाने पर प्रति एकड़ के 100 रुपये, उस टाइम पर 100 रुपये काफ़ी होते थे प्रति एकड़ 100 रुपये अग्रिम राशि दी गई। और साहूकार की लंबी अवधि के लिए ऋण देने को तैयार थे और कहा कि आप तो वहाँ रख रहे हैं 10 साल 5 साल रखो, लेकिन आप खेती करो। किसकी? कपास की। क्योंकि इनको पता था कि कपास ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा? ब्रिटेन, क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है? गृह युद्ध। ये कारण था। तो ये हो गया कि फार्मर्स वर गिवन 100 रुपीज़ इन एडवांस फॉर ईच एकड़ ऑफ कॉटन ग्रोन। द मनी लेंडर्स वर ऑल्सो रेडी टू गिवन लोन्स फॉर ए लॉन्गर टाइम। बस रखो आप, जाओ चाहो जितना, लेकिन कपास उगाओ। चौथा, अमेरिकी गृह युद्ध काल में भारत में कपास उत्पादन में भी वृद्धि हो गई। ये बात और है, वो तो होनी थी क्योंकि हमने अच्छी खासी प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट किया। तो यानी कि ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज्ड। ये भी हमारे, मतलब अपन पढ़ क्या रहे हैं, परिणाम या प्रभाव, क्या क्या किसानों पर क्या क्या असर पड़ा इसका, वो असर पड़ रहे हैं। तो देखो, जब तक अमेरिका में गृह युद्ध चलता रहा, दक्कन में कपास का उत्पादन भी बढ़ता गया। ठीक है, यानी कि एज लॉन्ग एज द सिविल वॉर इन अमेरिका कंटिन्यूड, द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द डेक्कन इंक्रीज्ड। फिर क्या लिखेंगे? 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या डबल हो गई, दुगनी प्रोडक्शन करने लग गए। इन ड्यूरिंग 1860 to 1864 द नंबर्स ऑफ कॉटन ग्रोइंग एकर्स डबल्ड। और 1862 में तो ये स्थिति आ गई कि ब्रिटेन में जितना कपास आयात होता था, मतलब ब्रिटेन जितना कपास लेता था उसका 90% इंडिया से जाता था। बहुत बड़ी चीज़ है। कब? 1862 में। अब यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन डीप आ सकता है कि 90% आयात किस वर्ष ब्रिटेन को भारत करता था कॉटन का, या आयात का मतलब इम्पोर्ट, तो वह था 1862, 1862। ऐसे डीप क्वेश्चन आते हैं। इन 1862 the situation came that 90% of the cotton imported into Britain went from India alone। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5वां।
5वें, कपास में आई तेजी से जो धनी किसान थे वो और धनी हो गए, क्योंकि उनके पास पैसा खूब था, तो उन्होंने और ज़्यादा किसानों से वो कपास कॉटन खरीदा और बेचा। तो रिच फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम द बूम इन कॉटन, ये भी बेनिफिट हुआ किसानों पर। अपन पढ़ क्या रहे हैं, किसानों का असर, किसानों की लाइफस्टाइल में क्या बदलाव है, ये चीज़ एक ही बात है। फिर अमेरिकी गृह युद्ध जैसे समाप्त हुआ, अब यहाँ तक तो मामला ठीक था, 5 पॉइंट तक तो बिल्कुल सही चले। छठा पॉइंट अपन को नेगेटिव ही बताना है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव असर भी हुआ। क्या कि अमेरिकी गृह युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो भारत में कपास निर्यात में क्या हो गई, कमी आई, तथा रैयत समुदाय की कठिनाइयों में वृद्धि हुई। क्योंकि अब किसान क्या करे, अब क्या करेंगे वो ज़मींदार लोग या साहूकार लोग, वो किसानों से वापस कहेंगे दो हमारा पैसा, हमने आपको पैसा दिया था, हमें मतलब नहीं। उन्होंने कहा भाई कॉटन खरीदो, कपास खरीदो, तो वो कहते हैं हम नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जब ब्रिटेन ले ही नहीं रहा तो हम क्यों खरीदें। इस वजह से किसानों पर अपन ने जो कल पढ़ा था कि एक दोहरी मार पड़ी थी किसानों के ऊपर, एक तो कपास की बिक्री बंद हो गई और ऊपर से वो जो ज़मींदार लोग थे वो रेवेन्यू राजस्व उतना उतना ले रहे थे। ये बहुत सारे इशू थे, अपन ने कल थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया कि विद द एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन एंड द हार्डशिप्स ऑफ द रैयत कम्युनिटी इंक्रीज्ड। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि अगर आप ज़मींदार होते तो अपनी ज़मींदारी पर, ये क्वेश्चन अपना वैसे बंगाल से रिलेटेड है क्योंकि आज चैप्टर क्लोज करना था तो पीछे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए कि बंगाल के अंदर ज़मींदार थे मोस्टली। हालांकि ज़मींदार तो सब जगह ही हैं क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो हमेशा ज़मींदारों को सौंपते थे काम। तो अगर आप ज़मींदार होते तो अपना टैक्स कैसे बचाते, ये चीज़ है। मतलब अपने ज़मींदारी किस प्रकार नियंत्रण करते। ज़मींदारी का मतलब है कि ये मेन राजस्व देते नहीं थे, रेवेन्यू देते नहीं, फिर इनकी क्या होती, संपत्ति या प्रॉपर्टी नीलामी होती। लेकिन अगर आप ज़मींदार होते तो उस नीलामी से कैसे बचते अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, ये क्वेश्चन है। तो ज़मींदार कैसे अपनी ज़मींदारी बचाते थे, देखो कि अपनी ज़मींदारी जिम्मेदारियों नहीं है या ज़मींदारी है, ठीक है, ज़मींदारियों, ठीक है। अपनी ज़मींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ज़मींदार लोग कई प्रकार के उपाय अपनाने थे जो इस प्रकार थे। ये तो मेन हेडिंग है, आप लिखना चाहो लिख लेना। इन ऑर्डर टू मेंटेन कंट्रोल ओवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो इस अकॉर्डिंग है, तो यहाँ आ जाएगा ज़मींदारी, ठीक है, ज़मींदारी। द ज़मींदार्स यूज्ड ए वैरायटी ऑफ मेजर्स विच वर एज फॉलोज, जैसा कि फर्स्ट, फर्जी बिक्री द्वारा, अपने पढ़ लिया था कि वहाँ का जो राजा था बंगाल का, अपने पढ़ा था, ठीक है, उसने क्या कर रखा था, वो फर्जी बिक्री करवाता था, पैसा खूब था, अपने लोगों को भेजता, सबसे ऊंची बोली लगती, अपना जो महल था उसके पास में रह गया था, पढ़ा था। फिर उसने मैंने अपन ये भी पढ़ा था कि अंग्रेजों ने एक सिस्टम बना रखा था कि अगर आप प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम करवा देते हो तो हम आपकी संपत्ति नीलाम नहीं करेंगे। तो इसने खूब सारा अपना हिस्सा, अपना पार्ट अपनी माँ के नाम करवा दिया था, तो उससे भी बच गई थी। बहुत सारे ऑप्शन वही सारे लेंगे अपन। पहला है फर्जी बिक्री द्वारा, सिंपल है भाई, फ्रेडवेल्ट सेल, कि जब राजस्व जमा नहीं कराने पर ज़मींदार को कंपनी द्वारा नीलाम किया जाता था तो ज़मींदार के एजेंट ऊंची बोली लगाकर संपत्ति खरीद लेते थे तथा खरीदी राशि देते नहीं थे। अदा नहीं करने पर उसकी दोबारा बोली लगती तो फिर ज़मींदार एजेंट, ये ज़मींदार कहीं पर भी नहीं है, सब वो अपना ज़मींदार है, ठीक कर लेना कभी कभी अगर गलती हुई तो। ज़मींदार के एजेंट ही बोली लगाते तथा खरीद राशि फिर नहीं देते। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती और फाइनली क्या होता, जो संपत्ति थी वो नीची कीमत पर उसी ज़मींदार को ही बेचना पड़ता था। तो मतलब अपना माल अपने पास रह गया, ठीक है। व्हेन द ज़मींदारी वॉज actioned by the company for non-deposit of revenue, the Zamindar's agent would buy the property by making high bids and rebid it if the purchase amount was not paid. Then only the agents of the responsible bidder and do not pay the purchase amount, वो देते नहीं थे। ये यहाँ पर शायद रेस्पॉन्सिबल की जगह आप ज़मींदार लिख सकते हो, ठीक है, देख लेना, क्योंकि ये ज़मींदार के एजेंट ही बोली लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ज़मींदार। Bid and do not pay the purchase amount. This process was repeated several times, ये कंटिन्यू चलता रहता था और फाइनली द प्रॉपर्टी हैड टू बी सोल्ड टू द ज़मींदार एट ए लो प्राइस। फाइनली उसको कम पैसों में उसी को देना पड़ता था और वो कम पैसे भी ज़मींदार उनको नहीं देता था। ये चीज़ें एक तो ये थी। दूसरा, संपत्ति स्त्रियों के नाम करना, प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वुमेन, ठीक है, यानी कि कंपनी ने ये नियम बनाया था कि स्त्रियों के नाम की संपत्ति को उनसे नहीं छीना जाएगा। इसलिए वर्धमान के राजा ने, एग्जाम्पल दे लेना यहाँ पर, ये वर्धमान का राजा ही था, उसने अपनी ज़मींदारी बचाने के लिए अपनी ज़मींदारी का कुछ भाग अपनी माँ के नाम कर दिया था,
ठीक है। द कंपनी हैड मेड अ रूल दैट द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम, देयरफॉर द किंग ऑफ बर्दमान कर लेना had given some part of his जमींदारी to his mother in order to save his जमींदारी, ठीक है। तो ये सिंपल था। तीसरा है बाहरी व्यक्ति को अधिकार नहीं करने देना। कैसे देंगे? क्योंकि जब भी बोली लगती थी, जब भी कोई प्रॉपर्टी नीलाम होती तो अपने नौकरों को, अपने एजेंट को भेज देता वो, और जो भी बाहरी कोई लोग आता तो या तो प्यार से मान जाते, वरना लठ बजाते, ये लठेत, मैंने कहा लठेत रखते थे, तो ये लठ पीट पाट के वहाँ से भगा देते कि नहीं हमारी संपत्ति आप कोई नहीं खरीदोगे। एक तो ये था। पहले तो ये पैसों से दबा लेते, क्योंकि सबसे ऊंची बोली ये लगाते थे, इनके एजेंट लगाते। फिर भी अगर कोई ऐसा हो गया कि और ज़्यादा ऊंची बोली किसी ने लगा दी तो फिर लठेत होते थे, वो लठ बजा के भगा देते। यानी कि यदि कभी कोई बाहरी व्यक्ति ज़मींदार को खरीद लेता था, ज़मींदारी को, तो पुरानी ज़मींदार के जो लठियाल थे उसको मार पीट कर भगा देते थे, ठीक है। और ज़मींदारी पर अधिकार नहीं करने देते। डू नॉट अलाउ आउटसाइडर टू टेक पोजेशंस, यानी कि इफ़ एनी आउटसाइडर यूज टू बाई द ज़मींदारी तो द ओल्ड लैंडलॉर्ड्स Lathial used to beat him and drive him away and did not allow him to take over the जमींदारी, ठीक है। बहुत सिंपल है। चौथा, 3 ही थे, हाँ 3 मेन कारण है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर एक परिसीमन कानून अलग से हेडिंग लगानी है आपको, जो मैंने आपको समझा दिया। फिर है नोट, कुछ छोटी मोटी 1 मार्क्स में, जैसे रैयत और साहूकार क्या होते हैं, इस हेडिंग से। रैयत और साहूकार तो खैर जानते हो आप, रैयत की डेफिनेशन जानते हैं, किसान होते हैं। साहूकार के भी लिखा दूंगा आगे। लेकिन एक न्यूज़पेपर में के अंदर एक खबर छपी थी, रैयत और साहूकार, ये तो हेडिंग थी। शीर्षक क्या था? रैयत और, जैसे मेन पृष्ठ पे हेडिंग होती है ना, वो हेडिंग थी रैयत और साहूकार। वो रिपोर्ट छपी थी 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी, और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत छापा गया, ठीक है। इसमें किसानों की पूरी बातें, ज़मींदारों की बातें। मेरा लिखने का पर्पज़ क्या है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि रैयत और साहूकार शीर्षक से जो एक खबर छपी थी वो कब छपी, तो आप कहेंगे 6 जून 1876 को। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि रैयत और साहूकार शीर्षक से, ये हेडिंग से जो खबर छपी वो किस न्यूज़पेपर में छपी, तो वह था नेटिव ओपिनियन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ छपी या फिर कहाँ पर ये प्रिंट हुई, तो वो हुई थी मुंबई में। तो मतलब कितने भी क्वेश्चन बन जाओ, इन 2-2.5 लाइन से ही बनेंगे। द रिपोर्ट टाइटल क्या था? द रैयत एंड द मनी लेंडर्स, ठीक है। अप्रूव्ड द नेम ओपिनियन, नेटिव ओपिनियन, ये अखबार का नाम था, न्यूज़पेपर का नाम था। 6 जून 1876 को ये प्रिंट हुई थी। क्यूटेड रिपोर्ट द नेटिव न्यूज़पेपर, जो बांटने वाले होते हैं बॉम्बे के अंदर, ठीक है। तो ये आपका मस्त क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर है साहूकार। साहूकार क्या होता है? तो साहूकार एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता और साथ में व्यापार भी करता था, दोनों काम करता था। पैसा उधार देता तो इंटरेस्ट आता था, ब्याज आता तो रख लेता, और कोई किसान नहीं पैसा चुका पाते, जमीन ले लेता और उनसे बिजनेस करता, व्यापार करता। एक साहूकार वो समवन हु एक्टेड एज बोथ मनी लेंडर्स एंड अ ट्रेडर, दोनों काम करता था। 1 मार्क्स में आ जाए तो कर देना। एक अपन ने कहा था कि किसान अगर ऐसा करेंगे, वो जो इनका अर्थशास्त्री था, कल अपन ने पढ़ा था, ठीक है, वो डेविड रिकार्डो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। उसने ये कहा था कि किसान किराएजीवी बन जाएंगे, ठीक है, किसान रेंटियर बन जाएंगे अगर उनसे अपन एक एवरेज रेवेन्यू नहीं लेंगे, औसत राजस्व अगर नहीं लेंगे। तो कहा था ना, औसत लगान नहीं लेंगे तो किराएजीवी बन जाएंगे, रेंटियर बन जाएंगे। तो वो जो शब्द आया था रेंटियर, किराएजीवी, 1 मार्क्स में उसका भी मतलब है कि किराएजीवी शब्द ऐसे लोगों का द्योतक है, ऐसे लोगों को इंडिकेट करता है जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करते हैं, ठीक है। रेंटर इज टर्म यूज टू डेजिग्नेट पीपल हु लिव ऑन रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है दक्कन दंगा आयोग, यानी कि द डेक्कन राइट्स कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज़ है कि जब भी कोई कमीशन या आयोग बनता है तो वो हमेशा किसी न किसी की खोज, छानबीन या जांच करने के लिए बनता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बनता है। अपन ने पढ़ा था कि बम्बई दक्कन के अंदर किसानों ने साहूकारों की बही खाते जला दिए थे, उन जो बिजनेसमैन थे, मतलब व्यापारी लोग थे, उनके घर वर भी जला दिए थे। बहुत तगड़ा तरीके से आंदोलन मूवमेंट चला था वो। तो फिर वहाँ की हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पर भारत सरकार शब्द का मतलब अंग्रेजों की सरकार है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी, ऐसा मान लो कि एक सरकार होती थी, फिर नीचे छोटी मोटी जैसे बम्बई हो गया, बंगाल हो गया, इन सब के अंदर अपनी एक एक स्टेट गवर्नमेंट की तरह होता था। जैसे अभी हमारा राज्य सरकार होता है, 28 स्टेट हो गए, और एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मोदी सरकार हो गई। इस हिसाब से वहाँ ये उस टाइम पर भी होता था। तो भारत सरकार ने देखा कि नहीं, इसकी जाँच होनी चाहिए। कल को एक किसानों का दंगा और ज़्यादा, कल को और कहीं और हो जाए, तो इसकी हमें जाँच तो करनी पड़ेगी। ये आखिरकार ऐसा हुआ क्या? लेकिन जो स्पेशली बम्बई की जो सरकार थी वो इसको हल्के में ले रही थी, कोई बात नहीं, छोटा मोटा किसानों का आंदोलन था, मोमेंट था, खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं।
लेकिन भारत सरकार ने उस पर प्रेशर डाला। तो देख लेते हैं क्या मामला है कि जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की जो सरकार थी उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि नहीं, नॉर्मल था, कोई बात नहीं। यानी कि व्हेन द रिवोल्ट्स स्प्रेड इन द डेक्कन द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वाज इनिशियली अनविलिंग टू सी इट एज एनीथिंग सीरियस। वो कोई ज़्यादा सीरियस को ले नहीं थी। लेकिन जो भारत सरकार थी, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, भारत सरकार ने कहा कि जो 1857 की उसको याद आ गई। 1857 रिवोल्ट कभी पढ़ा दूंगा मैं आपको, 1857 की क्रांति, झांसी की रानी के बारे में बहुत ताज़ा टॉपिक है, उनके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो 1857 रिवोल्ट जब हुआ था तो भारत सरकार को ये पता था कि अगर वैसा रिवोल्ट हो गया तो हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो उस बात से चिंतित थी हमारी भारत सरकार, और बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग, जिसका क्या नाम होगा, दक्कन दंगा आयोग, उसको बिठाएं। एक जांच आयोग बिठाओ, स्थापित करो और जांच भी, खोजबीन या छानबीन उसकी करो। ठीक है, तो देखते हैं मैं नेक्स्ट कि बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वरीड बाय द मेमोरी ऑफ 1857। ये स्पेलिंग एक साथ ये PRESSURIACD। ठीक है, इस तरीके से द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे टू सेट अप ए कमीशन, DRC शॉर्ट में लिखा, DRC डेक्कन राइट कमीशन, DRC ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेज ऑफ द राइट्स। क्या कारण उनके थे। ठीक है, 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका कंप्लीट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसी में एक और पॉइंट लिख देना। हाँ ठीक है, देखो ये तो अपन इसके बारे में जान लिया मोटा मोटी, इसके बारे में 2 लाइनें और लिख देना कि आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल करवाई। अब आयोग तो बिठा दिया, फिर उसने क्या काम, उसका जांच पड़ताल बिठाई, पता किया, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमत और ब्याज दरों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए, जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया कि क्या मामला था। पता चला कि किसानों ने कहा कि हमारे जो राजस्व रेवेन्यू रेट ज़्यादा थी, साहूकार में पैसा देते, ब्याज ज़्यादा लेते थे। फिर ये भी देखा गया कि जो एक्चुअल में जो रिपोर्ट बना के भेजते थे कलेक्टर, क्या वो सही है क्या, सारी बातें इस कमीशन ने जांच की। द कमीशन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस इन रैयत डिस्ट्रिक्ट्स, टुक स्टेटमेंट ऑफ रैयत क्लासेस, मनी लेंडर्स, आई विटनेसेस, कलेक्टेड डेटा ऑन रेट्स, प्राइजेज एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन डिफरेंट एरियाज एंड कंप्लीट रिपोर्ट सेंड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो रिपोर्ट में भेजते थे उन सब की जांच इसने करी, जो आप सब जानते हो, सिंपल है। ठीक है, अब एक बात आती है, ये फाइनली दक्कन दंगा आयोग बना लिया गया। फिर इसने रिपोर्ट पेश करी कि ये लो साहब, हमने जांच भी छानबीन कर ली है, ये इसके अंदर मेन पॉइंट है। आयोग ने रिपोर्ट तैयार की, कब करी, 1878 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उसको पेश किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि दक्कन दंगा आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब व कहाँ, 1878 में, कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंग्लैंड संसद में या ब्रिटिश संसद में, वहाँ पर ये रिपोर्ट गई। ये रिपोर्ट इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन कराने के लिए भी आदर्श सामग्री उपलब्ध कराती है। ये भी आप थोड़ा सा लिख सकते हो कि ये दक्कन हमारे लिए क्या रिपोर्ट क्या काम आती है, कि जो भी इतिहासकार हैं जो इस हिस्ट्री को जानना चाहते हैं उनकी स्टडी में भी ये हेल्प करती है कि क्या क्या वजह रही थी। ठीक है, तो द कमीशन प्रिपेयर्ड ए रिपोर्ट विच वॉज प्रेजेंटेड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1878। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स द आइडियल मटीरियल फॉर हिस्टोरियंस टू स्टडी दोज रायट्स। ठीक है, तो ये थी दक्कन दंगा रिपोर्ट। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, जो इसका कमीशन का नाम था डेक्कन रायोट्स रिपोर्ट। ठीक है, डेक्कन रायोट्स रिपोर्ट बोल सकते हो, डेक्कन लिख सकते हो आप, एक ही बात है, डेक्कन रायोट्स रिपोर्ट, ये भी नाम सही बैठेगा। ठीक है, इस तरीके से छोटी सी बात अपन और देख लेते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो ये हैं, 2 मैंने टेबल लिखी है जो अपने पूरे चैप्टर का एक सार है, समरी है, सब कुछ पढ़ लिया, सब पढ़ा हुआ अपना, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपका रिकॉल हो जाएगा। चैप्टर 1765 में क्या हुआ था, इंग्लैंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल में दीवानी प्राप्त की। दीवानी का मतलब यहाँ पर आके इस्टेब्लिश हुई, ऐसा मान लो उन्होंने राज इस्टेब्लिश किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वायर्ड दीवानी ऑन बंगाल, ये थी 1765 की बात। हालांकि मैंने आपको दोनों युद्धों के बारे में बता दिया था, ठीक है, 2 वॉर के बारे में बता दिया था, वो बात अलग है। 5वीं रिपोर्ट का जो वीडियो था, आई थिंक उसके अंदर मैंने आपको ये बातें बताई थी, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। आई थिंक वो पार्ट 2 क्लास होगी या तो पार्ट 3 होगी। ठीक है, और 1773 के अंदर क्या डेटा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों में विनियत करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1773 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट, शॉर्ट में याद कर लेना, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था या पेश किया गया था। ये आपको बताइए, इस्तिमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, वो 1793 के अंदर
1793 के अंदर, ठीक है। और फिर अपन ने पढ़ लिया था कि आगे जो बना था वो कल के क्लास में अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है, जिसको अपन ने कहा था कि उसमें हर 30 साल के बाद वो चेंज होता था, ठीक है, वो बात पढ़ ली थी अपन ने। और फिर 1800 का दशक, इसमें संथाल लोग राजमहल की पहाड़ी मानने और बसने लगे थे। 1818 की बात, बम्बई में पहला राजस्व बंदोबस्त यानी रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे के अंदर, फर्स्ट डेक्कन रेवेन्यू सेटलमेंट। 1820 में मैंने कहा था ना, कृषि कीमतें ज़बरदस्त गिरने लग गई थी, ठीक है, मतलब जो एग्रीकल्चर जो प्राइस रेट है बिल्कुल वेरी लो। 40-50 के दशक में क्या हुआ था, कृषि का विस्तार की थोड़ा सा धीमी प्रोसेस चली थी, बिल्कुल सही है ये, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेन वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। संथालों की बगावत वेरी इंपॉर्टेंट है। 1855-56 संथालों में मैंने कहा विद्रोह कर दिया था। तेजी कब आई, कपास में 1861 में आई। और रईत ने बगावत की थी 1875। रईत का मतलब है फार्मर्स या फिर राइट्स यानी किसान, ये। और कॉटन बूम बिंग वो था 1861 में, जब अमेरिका के अंदर गृह युद्ध चला था। और ये रैयतवाड़ी और नहीं लिखा, हाँ, जो मैं यहाँ बात करता 30 साल वाली, वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ये चीज़ थी। तो इस तरीके से फाइनल अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसके अंदर पूरे चैप्टर की समरी होगी शॉर्ट नोट्स के नाम से, उसको ज़रूर देखना, और उसके बाद में अपन ले लेंगे इसका टेस्ट, ठीक है, ओके।